तो बजट लेकर अपने हाथों में, देश का बही खाता हाथों में लिए निर्मला सीतारमण अब संसद भवन पहुंच चुकी हैं। ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आगे की कहानी क्या बयां करेंगी। 11 बजे जब ये पिटारा खुलेगा, इसके अंदर आपके लिए क्या होगा, मेरे लिए क्या होगा, सबके जहन में, सबके मन में सवाल यही है। मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। मनोज गौड़ हैं, चेयरमैन और डायरेक्टर हैं गौड़ ग्रुप के। और सपनों के घर की हमने कमी बात की है, हमने इनकम टैक्स में क्या क्या छूट मिल सकती है, और इसमें ब्याज ये 2 लाख रुपए, मतलब 50 लाख तो आज की तारीख में सबसे सस्ते घरों में शुमार हो जाता है। मनोज भाई, 2 लाख की रियायत आप देंगे, 3-4 लाख क्यों नहीं कर दिया जाता? जी, ये इंडस्ट्री की डिमांड जो है काफ़ी शुरू से रही है कि जो मिडिल हाउसिंग ग्रुप जो है, जो एक आम आदमी को एक जो घर चाहिए, एक्चुअली फोकस गवर्नमेंट का रहा EWS LIG, जो छोटे तबके के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए घर बने जो हैं, और एक जो है कुछ सेक्टर है, जैसे आज चल रहा है कोविड के बाद बड़े घरों की रिक्वायरमेंट है जो हाई एंड है। तो जो एक बीच का तबका है, जैसे जैसे मिडिल क्लास इकोनॉमी ग्रो हो रही है तो मिडिल क्लास का दायरा बढ़ रहा है। हाँ। तो एक रेस्पेक्टेबल हाउस, कि 2 बेडरूम और 3 बेडरूम का एक जो हाउस चाहिए, उसके लिए पहले कई योजना थी जो बीच बीच में जो है वो बंद होती रही। जैसे CLS थी, जो है इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती थी, लोग अगर हाउसिंग लोन लेते थे पहला घर के लिए जो है, तो वो बंद हो गई। तो उसकी हमें उम्मीद है कि इस बजट के अंदर से वो दोबारा शुरू होनी चाहिए। अपने सहारे छोड़ दिया है होम बायर्स को और बिल्डर्स को भी। आपको इंडस्ट्री का दर्जा कहने को मिला भी है पर नहीं भी मिला, और फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स, मनोज भाई मैं कड़वी बात भी करता हूं, जी, बहुत से वो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स आ गए। अब नोएडा में 70% सोसाइटी रजिस्ट्री नहीं हो सकती। जी। मतलब सपनों का घर जी का जंजाल बन गया है। उसको भी क्या, उसका सरलीकरण कर सकती है सरकार? जी, जितनी जैसी आप बात कर रहे हैं, जितने भी खासकर NCR नोएडा के अंदर, ये सब वो प्रोजेक्ट हैं जो 2016 से पहले जो स्टार्ट हुए थे और कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। जब से रेरा लागू हुआ है 2016-17 के बाद से, और रेरा की मॉनिटरिंग बढ़ी है, तो एक तो जो है अनप्रोफेशनल नाइट बाई फ्लायर जो आप कह रहे हो, वो लोगों की एंट्री अब ऑलमोस्ट बंद हो गई है इस सेक्टर के अंदर। एक काफ़ी कड़ा कानून है, जो बैकलॉग पड़ा हुआ है, जिन्होंने अपनी सारी जमा जोखू लगा दी। घोस्ट टाउन बना हुआ है नोएडा, बहुत सी सोसाइटियों में अंधकार है और पूरे 20 मंजिला इमारत है, 2 मंजिलों पर कोई रह रहा है क्योंकि EMI भी देनी है, वरना डिफॉल्टर हो जाओगे। 2009-10 से लेके 2016-17 तक बहुत बड़े प्रोजेक्ट, जिन लोगों के पास कोई साधन नहीं था, कोई विजन नहीं था, उन्होंने, जो लोग 100 मकान भी नहीं बनाए जिंदगी में, उन्होंने 1000 मकान का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। हाँ। और वही प्रॉब्लम जो है आई, होने दिया गया ना, हमारी व्यवस्था ने होने दिया, क्योंकि रेरा नहीं था, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं थी। लेकिन रेरा के बाद देखिए, अब आप अगर आंकड़ा उठा के देखेंगे, आपके पास सारे आंकड़े हैं, उसके बाद इस तरह की आपको जो है शिकायत नहीं मिल रही है। अब हाई कोर्ट से आदेश भी आ जाते हैं कि भाई रजिस्ट्री करो, अथॉरिटी कहती है नहीं करेंगे हम तो। हाँ, ये एक हमारे पैसे पहले चाहिए। ये आदमी, हमने पैसे दे दिए, मैं एक आम घर खरीदने वाले की बात कर रहा हूं, भाई मैंने पैसे भी दे दिए, मेरी EMI भी चल रही है, वो मकान नहीं मिलकर दे रहा मुझे, ये एक किराए पे मैं रह रहा हूं और अपने घर की EMI दे रहा हूं, पर वो घर नहीं बन के मिल रहा। जी, ये हमारी इंडस्ट्री की भी डिमांड है कि ब्यूरोक्रेसी में एक नया ट्रेंड आया कि कोर्ट के आदेशों को भी नहीं मानना या उसको अपनी तरीके से इंटरप्रिटेट करना, और उसकी वजह से जो अल्टीमेटली जो होम बायर है वो बहुत सफ़र कर रहा है। जो लेजिटिमेट ड्यूज हैं उसको देने भाई के लिए हमने सारे पैसे दे दिए ना, बिल्डर ने नहीं दिए, तुम्हारी प्रॉब्लम है, निकालो यार उससे जैसे निकाल सकते हो। बहुत सारे केसों में 90% से केसों में ज़्यादा से बिल्डर ने भी दे दिए, लेकिन अगर आप 22%, 24% और 27% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, ये भी है एक समस्या। तो वो जो 100 रुपये का प्लॉट था वो 150 रुपये दे चुका और आज भी उसके ऊपर 400 रुपये का बैलेंस है। तो ये कैलकुलेशन तो किसी की भी समझ में नहीं है। ये सरलीकरण तो किया जा सकता है ना, सरकार अनभिज्ञ है क्या? नॉर्थ ब्लॉक को ये बातें नहीं पता? देखिए, अमिताभ कांत जी की रिपोर्ट भी आई, लेकिन उस रिपोर्ट का जो क्या निकला उसका, उस रिपोर्ट का जो है पूरा लाभ जो है नीचे तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उसका मेन मकसद था, खासकर नोएडा में काफ़ी रजिस्ट्रियाँ भी हुई है, नहीं कह रहा कि उसका कोई सरलीकरण नहीं हुआ, लेकिन लार्जर प्रोजेक्ट जो पुराने फंसे हुए थे उनको एक नई अप्रोच की ज़रूरत है, जिसमें कि जो है आपका लोन का था, जो है स्वामित्व फंड था, उसको भी दोबारा से शुरू करने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रोजेक्टों को कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल बूस्टअप चाहिए, या जो रूल्स एंड रेगुलेशन RBI ने इतने ज़्यादा सख्त कर दिए हैं कि इन प्रोजेक्टों की फंडिंग नहीं हो पा रही है। और जब मैं इनकम टैक्स की बात करता हूँ, ये फंसे हुए घर, इसमें भी क्या कुछ रियायत का दायरा इनकम टैक्स में भी लाया जा सकता है? मैं दो जगह मार खा रहा हूँ ना केडिया साहब, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। इनकम टैक्स में ऐसा प्रावधान है कि आपको पोजीशन मिलने से पहले जो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट आप देते हैं
वो आने वाले 5 सालों तक आपको 1/5 करके उसकी छूट मिलती है, ऐसा प्रावधान ऑलरेडी है। लेकिन जो फर्जीवाड़ा हो रखा है या उनको पोजेशन नहीं मिल रहा है, हाँ। तो इनकम टैक्स इसमें कुछ नहीं कर मैं सकता। वही तो, अरे तो सरली का कानून किसके लिए बनते हैं? हमारे लिए बनते हैं ना। हाँ, हाँ। और इस तरह की सिचुएशन अराइज हो रही है जिसमें आम आदमी फंसा हुआ है, किराए पे मकान है, एक मकान खरीद भी लिया, उसकी ईएमआई भी दे रहा और कहीं छूट नहीं मिलेगी। दोहरी मार खा रहा हूं ना मैं। ऐसा आप सही कर रहे हैं, इनकम टैक्स के माध्यम से इसका सरलीकरण होना चाहिए और उन लोगों को जो फंसे हुए हैं उनको इसमें कहीं ना कहीं रियायत निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। हाउसिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो लगभग 200 से 250 आइटम हम कंज्यूम करते हैं जब भी रेजिडेंशियल कोई मकान बनाते हैं। तो इट इज़ अ मदर ऑफ इंडस्ट्री। अगर इंडिया को ग्रोथ पाथ पे ले जाना है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, आई थिंक हाउसिंग सेक्टर तो जितनी भी वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमी है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे और रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम है। आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, एग्रीकल्चर पूरे साल का काम नहीं होता है। एग्रीकल्चर में जब आप एक बार फसल लगा देते हैं, फिर 3 महीने के लिए लोग फिर इस काम में आते हैं। बहुत बड़ा एक तबका है जो एग्रीकल्चर किसान भी है और मजदूर भी है। बिल्कुल है, वो डबल काम कर रहा है। जो नहीं, किसान तो मजदूर बन ही गया। मजदूर वो अपनी खेती के करने के बाद खेती में काम करता है, खेती में काम करने के एक बार फसल लगाने के बाद डेली का काम नहीं है आज की डेट में, जो है वो वापस से इधर आता है। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जो एक रोजगार देने वाला क्षेत्र है वो है हाउसिंग सेक्टर, और सरकार के लिए भी बहुत फायदेमंद आपने है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात की, उसमें सबसे बड़ा पुट महिलाओं का भी हो जाता है और आधी आबादी का हम बहुत ही कम जिक्र करते हैं, बावजूद इसके कि जो देश का बही खाता पेश करने वाली हैं, हाथ में लिए घूम रही हैं, वो खुद एक महिला है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।